रोटरी क्लब जयपुर गुरुकुल के पॉडकास्ट चेतना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चेतना के जो एपिसोड्स होते हैं वो आपके दिल में चेतना जगाने की कोशिश करते हैं। आई होप अब की बार चेतना और कला और तरंगें, रंग सब आपकी ज़िंदगी में जग जाएं, क्योंकि आज के हमारे गेस्ट ऐसे ही हैं। उनके लिए 2 लाइंस बोलना चाहूँगी कि हर एक नदी से कड़ी प्यास लेके गुजरा, हर एक नदी से कड़ी प्यास लेके गुजरा, ये और बात कि वो खुद भी एक दरिया था। आज हमारे साथ चेतना के एक और एपिसोड में हैं मिस्टर लोकेश गुलियानी, जिन्होंने पिछले 21 सालों से देश के कई टीवी और रेडियो चैनल्स के लिए प्रोग्रामिंग के डिफरेंट डेजिग्नेशंस पर काम किया है। अभी वो भोपाल में सरकारी परियोजना के लिए विभागाध्यक्ष जनसंपर्क सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। बहुत सारी किताबें लिखी हैं, साहित्यिक सम्मेलनों का हिस्सा रहे हैं और इन्हें मुंशी प्रेमचंद साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया बाय एस्थेटिक्स इंटरनेशनल मेरठ। तो आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में, हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है चेतना। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो जर्नी से शुरुआत करते हैं कि कहाँ रेडियो, टीवी एंड देन फुल फ्लेजेड ऑथर, कैसे आपकी जर्नी रेडियो टीवी से शुरू हुई, जहाँ पे छोटा छोटा सा लिखा जाता है और फिर किताबें पे किताबें आप लिखते चले गए। तो ये कह सकते हैं कि जर्मिनेशन तो वहीं से हुआ जी। क्योंकि पहले दूसरों का लिखा हुआ सुधारा, जब टेलीविज़न में थे, स्क्रिप्ट्स आती थी सामने, तो वो परफेक्ट तो होती नहीं थी। लगता था कि यार ये तो टॉपिक के साथ जेल नहीं कर रहा। तो जितनी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी उस वक्त थे ही कितने, लाइक वी वर वेरी यंग इन अर्ली 20s। तो बड़ी जिम्मेवारी थी, कितनी बड़ी थी उसकी समझ ज़रा कम थी, तो बाय हार्ट जो हो जाता था हम कर देते थे। फिर उसके बाद रेडियो के अंदर लिखने का मौका ज़्यादा मिला, क्योंकि रेडियो इज़ ऑल अबाउट स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, आपको बोलना ही है। डेड एयर तो इट्स नॉट अलाउड। तो कैसे सिन होता है वो, सिन। हाँ, पाप कर दिया आपने। तो आप भरेंगे तो आवाज़ से ही। तो आवाज़ के लिए आपको लिखना है। तो और समहाउ अपना एक शो भी था हमेशा से, एक रात का शो मैं किया करता था। तो रात के शो में फिर शेर व शायरी है, लव प्रॉब्लम्स हैं, और कुछ नहीं तो स्वीट स्लैप वाली कुछ बातें होती थी जिसमें आप कुछ नसीहत देना चाहते हैं लेकिन यू डोंट वांट टू साउंड प्रीची। तो उस तरह की चीज़ें थी। वो एक आदत डेवलप हुई, उससे बोलने का थोड़ा अंदाज बना, और फिर करियर ने टर्न लिया। लेकिन लिखने का सिलसिला जो था वो उसके बाद ही शुरू हुआ सीरियसली। अच्छा। लेट्स से इन 2014-15 ऑनवर्ड्स। ओके। तो इस बीच में कुछ एक किताब आई, वो ठीक ठाक निकल गई, लोगों को अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि ठीक है, करते रहना चाहिए। अच्छा, व्हाट वाज योर फर्स्ट बुक? इट वाज अ पैरानॉर्मल थ्रिलर। अच्छा, एकदम से पैरानॉर्मल थ्रिलर कैसे? मतलब आप तो इश्क, मोहब्बत, प्यार, शायरी की बातें करते थे और सलाहें देते थे लोगों को, लेकिन एकदम से फिर पैरानॉर्मल थ्रिलर? हर आदमी के अंदर शायद दोनों पार्ट होते हैं। तो मैंने अपना दूसरा पार्ट पहले निकालना चाहा। अच्छा। एक्चुअली एक मैं सही बताऊं तो ये एक नौकरी की वजह से हुआ। मेरी मतलब जो एक स्टेडी जर्नी थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, वो जब खत्म हुई तो एक ट्रांजिशन फेज आया। और फिर मैं गवर्नमेंट एडवाइजरी रोल्स के अंदर आ गया। तो मेरी जो सबसे पहली नौकरी थी वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ थी। अच्छा। राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। तो उसमें मैं दूर दराज के इलाकों में घूमा फिरा, देखा, जंगलों में। एब्सोल्युटली। हाँ, तो वो पैरानॉर्मल हो ही गया। तो जैसलमेर कई बार जाना हुआ। अच्छा। तो इस कहानी का ओरिजिन जो है वो जैसलमेर से हुआ है। अच्छा। एक सपना आया, नाइटमेयर कह लीजिए उसको, कि मैं हिल गया। इस तरह की चीज मेरे को कभी नहीं आई थी। तो मैंने वाइफ से डिस्कस किया, बोली आप लिख लो इसको। अच्छा। तो मैंने वो 1 पेज लिख लिया। तो ये सत्य घटनाओं पर आधारित कहानी तो नहीं थी? नहीं। अच्छा। लेकिन लोकेशंस वगैरह जो है इसमें वो मैंने लिख दी बिना देखे हुए। अच्छा। जैसलमेर में बहुत घुमा हुआ हूँ, लेकिन मैंने जो जगह लिखी हैं उनको मैंने कभी देखा नहीं। लेकिन जिन्होंने किताब से थोड़ा सा मैच किया, उनको थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज लगी कि यार जो आपने लिखा वो यहाँ फील हो रहा है। वाओ, गुड। अगर लोग इतना रिलेट कर पा रहे हैं, लोगों को फील होने लग गया, तो मतलब एक तो सक्सेसफुल है ही। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद और किताबें आई। अच्छा। मेरा जनरली ये रहा है कि एक नॉवल, एक कहानी संग्रह। अच्छा। जब मैं एक कहानी संग्रह खत्म कर लिया तो नॉवल की बारी आ जाती है, नॉवल खत्म कर लिया तो कहानी संग्रह की बारी आ जाती अच्छा। है। लास्ट मेरा 7वीं किताब जो आई थी, लड़कियां होंगी, आया था। अच्छा। ये कहानी संग्रह था। अच्छा। तो अब नॉवल मैं लिख रहा हूँ जो करीब 60-70% हो गया है। ओके। और आपने सब्जेक्ट्स चेंज करे? बहुत।
बहुत सारे। पैरानॉर्मल के अलावा आपने किस किस पर लिखा है? रोमांस। अच्छा। सुपरनैचुरल कह लीजिए या फैंटेसी फिक्शन कह लीजिए। वो मेरा फेवरेट जॉनर है। हाँ, फैंटेसी फिक्शन आपको बिल्कुल कैप्चर करके रखता है। हाँ, तो जो मेरा सेकंड नॉवल था बोध, वो इसी के ऊपर आधारित था। अच्छा। इसमें एक मूल आइडिया था कि जैसे हम ये कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है, तो आत्माएं जो होती है वो अपने लिए उचित गर्भ का चुनाव खुद करती हैं कि ये मेरी मदर होगी। अच्छा। ऐसा कहा जाता है। अच्छा। इसमें लेकिन ट्विस्ट ये हो गया है, एक आत्मा अड़ गई है कि मैं मदर का नहीं, मैं फादर का चुनाव करूंगी। अच्छा। इस पे बवाल हो गया है। अच्छा। और बोध इसमें इसका नाम इसलिए रखा गया है कि हर एक को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि चाहे उसका जन्म कहीं पे भी हुआ हो, बट यू हैव द कैपेसिटी टू राइट योर ओन डेस्टिनी। तो ये रियलाइजेशन को लेके बोध लिखा गया था, क्योंकि वो जो आत्मा थी वो हमेशा ये क्रिप करती थी ऊपर जाके कि मुझे हमेशा गलत जगहों पे पैदा कर देते हो। मतलब मैं पैदा हो जाता हूँ या हो जाती हूँ और उसके बाद मेरा कुंडा हो जाता है, मेरी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही। अच्छा। तो इसलिए मैं इस बार फादर का चुनाव करूंगी। ओके। अच्छा, तो आपने इतने सारे जॉनर्स में या फिर कहीं सब्जेक्ट्स पर कहानी संग्रह भी लिखे हैं, नॉवेल्स भी लिखी हैं। वैसे तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चूज़ योर ओन वर्क, लेकिन अगर आपका फेवरेट वर्क आपके में से ही अगर चूज़ किया जाए तो वो कौन सा होगा, जब आपको बहुत संतुष्टि मिली लिखने के बाद? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वैसे तो पहला बच्चा बहुत प्यारा होता है सबको लेकिन अगर मैं उसको क्रिटिकल तरीके से देखूं जी, उसको क्रिटिकली एनालाइज करूं अपने काम को, तो मुझे लगता है जो मेरा थर्ड नॉवल आया था हिम्मत की लाली। अच्छा। जो कि एक रोमांटिक नॉवल था। ओके। और इसकी पृष्ठभूमि थी थार। ओके। थार रेगिस्तान। रेगिस्तान। ओके, तो हिम्मत एक लड़के का नाम है और लाली जो है वो लड़की का नाम है। राइट। तो इसको मैं मानता हूँ कि हाँ, ये कुछ बेहतर काम था। इसमें एक माँ बेटे के बीच का कॉन्फ्लिक्ट था कि लाली जो थी वो लोहारों की लड़की थी। अच्छा। और जो हिम्मत है वो राजपूतों का बना है। बना जी। हाँ, तो ये जो कॉम्बिनेशन था इसको लेके, तो ये तो वैसे ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो पक्का बुक तो इंटरेस्टिंग होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त वो सोच रहे हैं कि ये सारी बुक्स तो पढ़ने लायक हैं, लेकिन एक साथ इतने सारा पैसा कैसे खर्च किया जाए, तो क्या आपके पास कोई दूसरा रास्ता है? अगर आपका कोई भी संग्रह है या फिर कोई बुक अगर ऑनलाइन आई हो कभी? देखिए, किताबें सारी अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं, और जब आप सस्ते की बात करते हैं तो पेपर बैग्स 150-200 रुपए। अच्छा। और जब आप ई बुक्स की बात करते हैं तो वो हार्डली 100 रुपीज। अच्छा। और अगर लगता है कि ये भी फिजूल खर्ची है तो दो किताब। नहीं, बिल्कुल फिजूल खर्ची तो आप ये वर्ड बिल्कुल आप वापस ले लीजिए, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि बहुत सारा वर्क है और हम सब पढ़ना चाहते हैं। हाँ। तो धीरे धीरे अगर वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जैसे बाद में ऐसा ना लगे कि अरे ये तो ऑनलाइन ही था तो हमने खर्च क्यों किया। अच्छा, ऑनलाइन इस तरह से नहीं है, किंडल वगैरह पे मिल जाएगा। अच्छा। और अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक तो पॉकेट एफएम पे एक किताब अवेलेबल है। अच्छा। और बोध जो है वो ऑडिबल पे अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, तो बहुत सारी बुक्स हैं और बहुत सारा काम किया हुआ है। इंस्पायर किसने किया आपको लिखने के लिए? इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इंस्पिरेशन तो कम थी, धक्का था, मेरी वाइफ का ही धक्का था। अच्छा। करो करो। वो इसलिए भी था क्योंकि वो मुझे पर्सनली शादी से पहले से जानती थी। जब मैं ईटीवी में था, मेरी पहली जॉब थी, तो शी वाज माय एंकर। अच्छा। मैं शुरू से प्रोग्रामर रहा हूँ। अच्छा। मैं कभी भी कैमरा के आगे वाला आदमी नहीं रहा। अच्छा। रेडियो में एक चीज अलग हो गई, तो भी मैंने सूडो नेम से काम किया, क्योंकि बिकॉज आई वाज ऑलवेज इनटू प्रोग्रामिंग। ओके, व्हाट वाज योर सूडो नेम? सनम। अच्छा, सनम, आई थिंक आई हैव हर्ड अबाउट। तो उनका ये पुश था कि मैंने आपकी ही स्क्रिप्ट्स पढ़ी है अपने टाइम पे, और मुझे लगता है आपको लिखना चाहिए। तो पहली किताब के लिए मैं मान लेता हूँ इनिशियल पुश उनका था। और इनडायरेक्टली ये भी कहूँगा कि मेरे घर में जैसे मेरी मदर हैं, शी इज़ फ्रॉम हिंदी लिटरेचर, तो मैंने उनको भी पढ़ते पढ़ाते देखा है। एक माहौल मिला आपको माहौल से। हाँ, हालांकि बाद में जैसे जब बड़ी क्लासेस आई तो वो थोड़ा सा माहौल घटता भी है। हाँ, वो तो होता है। हाँ, तो ये था। और फिर कुछ बहुत अच्छे राइटर्स जिनको मैं शुरू से पढ़ता आया था। अच्छा। जैसे मुझे विनोद कुमार शुक्ल का काम बहुत पसंद है। अच्छा। मनोहर श्याम जोशी, उनका काम बहुत पसंद है।
रिसेंटली मैंने इनको पढ़ा है, रमेश चंद्र शाह, भोपाल के ही हैं। अच्छा। इनका भी बहुत फैबुलस काम है। मनु भंडारी, ममता कालिया, ओके, अलका सरावगी। अच्छा, आपको लगता है कि जो हिंदी को इतना ज़्यादा रिकग्निशन राइटिंग एरा में नहीं मिला है? बिकॉज इतने सारे आपने नाम लिए और आप कह रहे हैं जो खुद बुक लिख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कमाल का काम है इन लोगों का। आई एम वेरी श्योर बहुत को, तो इनमें से मैं भी नहीं जानती थी कुछ को जो आपने बाद में नाम लिए, और आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं वो भी नहीं जानते होंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि हिंदी जो राइटिंग है, नॉवल राइटिंग, पुराने ज़माने में तो बड़ा मैंने अपनी मम्मी को पढ़ते हुए देखा है उपन्यास, लेकिन आजकल के ज़माने में तो मैं किसी को भी नहीं देखती पढ़ते हुए। उसका रीज़न है, अगर आप इसको कहाँ से देखना चाहते हैं, बहुत सारी बातें हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये छोटा सवाल नहीं है। एक तो है कि इसको चरणबद्ध तरीके से ख़त्म किया गया है। एक तरीका रहा है कि हम जिन चीज़ों से या जिन रूट्स से जाने जाते हैं उनको बहुत तरीके से ख़त्म किया है, साल दर साल। एक तो ये रीज़न है। दूसरा, अब एक एनवायरनमेंट ये बन गया है घरों का, बहुत कम घर हैं जो हिंदी के अखबार मंगाते हैं। बिल्कुल। और अब मुझे ऐसा लगता है कि वो जो किताबों को छूने का वो जो फील होता है वो भी नहीं होता। हाँ। हम पूरे टाइम तो स्क्रीन्स को ही हाथ में लेकर रहते हैं। तीसरी बात, इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ना एस्पिरेशनल माना जाता है, चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए। अब आप अगर इंग्लिश नॉवेल्स की या इंग्लिश लिटरेचर की या उनके साहित्यकारों की बात करेंगे तो मैं अचंभा करूंगा कि मैंने इनको नहीं सुना, मैंने इनको नहीं पढ़ा, मैंने इनको नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरा वो लाइन ही नहीं है। हाँ। वो मेरे टेरिटरी में आ ही नहीं रहे। जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं उस रास्ते में वो मकान नहीं है। तो वही बात है, आप एक अलग, आपका मतलब जिनकी आप बात कर रही हैं वो एक अलग दुनिया में जी रहे हैं जी, हम एक अलग दुनिया में जी रहे हैं जी जी जी। बीच का जो पुल है वो मिसिंग है। राइट। पढ़ना लिखना सभी को चाहिए, भाषा कभी भी बीच का बैरियर नहीं बननी चाहिए। तो ये बैरियर समाव हमारी जिंदगी में भी बन गया और औरों की जिंदगी में भी बन गया, तो ये खत्म होना चाहिए। राइट। अच्छा, आपका प्रोसेस कैसा रहता है राइटिंग का? व्हाट डू यू फर्स्ट, यू जस्ट डिसाइड ऑन स्टोरी एंड देन आप लिखना शुरू करते हैं और उसके बाद स्टोरी डेवलप होती जाती है, या फिर पूरी स्टोरी आपके दिमाग में बन गई है, या पूरा आप जो जो लिखेंगे, जैसे मोटिवेशनल बुक भी मान लीजिए कि अगर कोई लिख रहा है तो आपको सारा सब्जेक्ट मैटर पता है, नाउ यू जस्ट हैव टू पुट इट इनटू वर्ड्स। सो व्हाट इज योर प्रोसेस? बहुत डिफिकल्ट चीज़ पूछी है आपने। मेरा जो है वो बाय हार्ट है। अच्छा, जो जो दिल में आएगा वो लिखेंगे। एक्चुअली दो तरीके होते हैं, एक तो होता है मेथड से लिखना, हाँ, जिसमें लोगों को वो इस चीज को उस तरह से देखते हैं कि ये सीखे जाने वाली चीज है लिखना, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है टू एक्सप्लेन, क्योंकि ये अनुभूति है। आप किसी को अनुभूति नहीं सिखा सकते कि मुझे जो फील हुआ मैं आपको कैसे बताऊं मुझे क्या फील हुआ, मुझे दर्द हुआ मैं कैसे बताऊं मुझे कितना दर्द हुआ। तो जहां तक लिखने का सवाल है और जहां तक मेरी बात है तो कुछ कौंधता है। कौंधता क्या होता है? फ्लैश। अच्छा अच्छा, हाँ, कौंध गई, मेरी आंखें कौंध गई। हाँ, कुछ अंदर जैसे कौंधता है कि एक थॉट आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ। अब वो एक लाइन भी हो सकता है, वो स्ट्राइक कर जाता है। अब जैसे, हालांकि ये एक ट्रेड सीक्रेट है लेकिन बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल देता हूँ। जैसे हिम्मत की लाली है। हाँ। हिम्मत की लाली, सिर्फ मेरे दिमाग में हिम्मत नाम का एक कैरेक्टर आया था, वो भी तब एक गाना सुनते हुए। इट वॉज अ ब्रूस स्प्रिंगस्टीन सॉन्ग एंड ही वॉज सिंगिंग फॉर स्टिंग। अच्छा। आई हंग माई हेड। ओके। तो इसमें एक लड़का होता है जो कि अपने भाई की गन लेके शौक में ऊपर पहाड़ी पे चढ़ के गोली चला देता है वैसे ही, और किसी को लग जाती है वो गोली। अच्छा। बस ये इतना ही था। यहाँ से कुछ कौंध गया, वो बहुत पकता रहा दिमाग में, पकता रहा, तो एक बना निकला उससे, एक कैरेक्टर निकला, और बस वो कैरेक्टर से कहानी शुरू हुई और फिर उसने एक पूरा नॉवल का शक्ल इख्तियार कर ली, और उस पे मेरा बस नहीं था। वो कोई लिखवा रहा था, मैं लिख रहा था। इट वाज लाइक दैट।
राइट, सबके लिए प्रोसेस अलग अलग होता है. आपके साथ ये मोर ऑफ फीलिंग है, दैट व्हाट यू आर फीलिंग एट द मोमेंट. मान लीजिए कई दिन ऐसे भी होते होंगे जब आप कुछ भी नहीं लिख पाते होंगे, और कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब आप बहुत सारा लिख लेते होंगे. तो क्या आपको ऐसा कुछ स्पेस या माहौल क्रिएट करना पड़ता है कि हाँ आज तो बिल्कुल ऐसा है कि भगवान का आशीर्वाद है अपने पास, तो अब आज बिल्कुल मुझे छोड़ दो अकेले इस रूम में? मैं घर पे नहीं लिख सकता. सेम यार, सेम यार. मैं घर पे इस तरह का काम नहीं कर सकता. तो व्हेनेवर आई गेट टाइम, एक तो मैं पहले भी देखिए, मेरा नौकरी तो भोपाल में है, घर मेरा जयपुर में है जी. तो बीच के ट्रांजिशन फेज में तो ट्रैवलिंग हो रही है, वो तो वैसे ही आउट हो गए 2-1 दिन. तो जी. कुछ समय बचा जो ऑफिस में अपना काम करने के बाद, तो ये होता है, ये रहे मेरे हेडफोन, उस पे एक लोफाई म्यूजिक मेरी प्लेलिस्ट फिक्स है. अच्छा. वो लगाई, अपना ब्लॉगर खोला, बिकॉज आई राइट ऑन ब्लॉगर. और उस पे जहाँ से छोड़ा था उससे 1-1.5 चैप्टर पहले से मैं पढ़ता हुआ आया, उसको सुधारता हुआ, ताकि एक तो सुधर भी जाए और मेरा फ्लो आ जाए जी. अच्छा, यहाँ छोड़ा था, ठीक है. अगर नेचुरल फ्लो बन रहा है लिखने का, तो वो चीज आगे जाएगी. लेट्स से 1000 शब्द, 2000 शब्द, 1500 शब्द, जितने लिखे गए जी. या एक छोटा सा पैराग्राफ, नहीं तो उसको बंद करके मेरे लिए राइटिंग में स्ट्रेस बस्टर फिर स्पोकन वर्ड्स होते हैं. अच्छा. मैं फिर उस तरफ निकल जाता हूँ, पोएट्री, स्पोकन वर्ड्स, वो मेरा राइटिंग का स्ट्रेस बस्टर. तो इस तरह से होता है. अच्छा, आप जब लिख रहे होते हैं और जब आप किसी को पढ़ रहे होते हैं, किसी दूसरे राइटर को, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर मैं इनको पढ़ लूँगा तो इनका जो इन्फ्लुएंस है वो मेरी राइटिंग पर आ जाएगा? बिकॉज आई थिंक बहुत सारे राइटर्स के साथ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे साथ ये होता है कि अगर मैंने गुलजार साहब को, आई राइट पोइट्री, अगर मैंने गुलजार साहब को पढ़ लिया तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें और गुलजार साहब में अंतर क्या बचा है, बिल्कुल ऐसा ही लिख रही हूँ जैसे गुलजार साहब लिखेंगे या सोचते हैं. अगर मैंने जावेद साहब को पढ़ लिया, मैंने गालिब साहब को पढ़ लिया, गालिब को पढ़ के भी आप उनके जैसा नहीं लिख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे शायर हैं जिनको आप पढ़ेंगे और आप उनकी तरह लिखने लग जाएंगे. सो क्या आप पढ़ते हैं जानबूझ के कि हाँ मैं इनके जैसा अच्छा लिखना चाहता हूँ, या आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं कि आज तो 5 days आई एम नॉट गोइंग टू रीड एनीबडी बिकॉज आई वांट टू कीप माय ओरिजिनल सेल्फ इंटैक्ट? नहीं, मैं रोज पढ़ता हूँ. अच्छा. और एक ना एक नॉवल या स्टोरी कलेक्शन मेरे हाथ में होता ही है. वो राइटर्स बदलते रहते हैं. जैसे ही मुझे बड़ी खुशी होती है जब एक किताब खत्म हो जाती है. इनकी खत्म हुई, दूसरी उठाओ, दूसरी खत्म हुई, तीसरी उठाओ. बहुत सारे, अभी 50 किताबें हैं जो बिना पढ़ी हुई रखी हुई हैं. तो मतलब मेरे पास 1-1.5 साल का कोटा तो है. अच्छा. और किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है. रही बात इन्फ्लुएंस की, तो नहीं, एक स्टेज पे आने के बाद यू डोंट गेट इन्फ्लुएंस. अच्छा. आपका अपना स्टाइल डेवलप हो चुका होता है. ओके. अगर आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो वो फिर ये है कि आप मोमेंटरी बह रहे हैं. हाँ, है ना. आप कुछ भी सुना, आप उससे बहुत जल्दी प्रभावित हो रहे हैं. ओके. जब आपका स्टाइल डेवलप हो जाता है तो आप बल्कि उनसे सीखते हैं कुछ और चीजें. अच्छा. राइटिंग स्टाइल नहीं सीखते आप. हाँ. आप ये सीखते हैं इन्होंने पंक्चुएशंस कहाँ लगाई. ओके. इन्होंने पॉजेस कहाँ दिए हैं, उससे क्या इफेक्ट निकल के आ रहा है. मेरे लिए सीखने वाली बातें वो हैं. ओके. इन्होंने उपमा या जैसे सनसेट दिखाया. हाँ. या फिर यू नो मोहब्बत को दिखा रहे हैं. उसको दिखाने का तरीका क्या है, कितने पैराग्राफ में समझा दिया है और कितना जल्दी टॉपिक को खत्म करके आगे बढ़ गए. तो मेरे लिए ये चीजें हैं जो मुझे वो करती हैं. ओके. नॉट देयर यू नो राइटिंग. ओके. I love their writing, but I am not influenced by it. मतलब क्या होता है कि ये आप बहुत बड़ी चीज़ कह रहे हैं कि अगर आप किसी को पढ़ रहे हैं और आप इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं और आपकी वो राइटिंग पर वो असर नहीं दिख रहा है, बिकॉज ये बहुत मुश्किल है ये कर पाना. क्योंकि अब जैसे कि ऐसे बहुत बड़े बड़े ऑथर्स और बहुत बड़े बड़े राइटर्स ऐसा कर पाते हैं. ये उनके लिए ठीक है. आसान पता नहीं आसान वर्ड सही है कि नहीं यहाँ पे लगाना, लेकिन ये उनके लिए नेचुरल है जो नेचुरल राइटर है. हाँ. जिनकी अपनी स्टाइल है. हाँ. मैं तो पता नहीं कब से लिख रहा हूँ. अगर मैं स्क्रिप्ट्स की ही बात करूँ, जिसको पढ़ के मेरी पहली जॉब में मेरी वुड बी वाज इम्प्रेस्ड, तब तो मैंने किसी को भी नहीं सुना था. तो आपके दिल की फीलिंग्स थी. हाँ. इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी सब एक साथ आ गया. और उस वक्त लिखने में एक तरह का नंगापन था. हाँ. फर्स्ट थॉट था.
हाँ, जो मन में आया वो लिख दिया। जो मन में आया वो लिख दिया। अब अगर मैं लिखता हूँ, देखो समय के साथ लेखन कम होता है। हाँ, अगर समय के साथ, हाँ, अगर समय के साथ आपका लेखन बढ़ रहा है तो दैट्स एन अलार्मिंग साइन। दैट मीन्स आप सब कुछ लिख रहे हैं। हाँ, जो नहीं भी लिखना चाहिए आप वो भी लिख रहे हैं। राइट। अच्छा, राइटर ब्लॉक के बारे में आप क्या कहेंगे? होता है, पता नहीं वो वर्ड जो है वो सही होगा जब इतने सालों से काम में आ रहा है, लेकिन हाँ होता है कि आदमी मतलब राइटर लिखता लिखता कुछ समय का अंतराल ले लेता है। अगर ये अंतराल बढ़ता है तो उसको उसका आर्ट, जो मुझे फील होता है, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं सबकी नहीं कह सकता, तो उसको उसका आर्ट डराने लगता है। उसको वो टेबल से अपने शब्दों से थोड़ा थोड़ा भय लगने लगता है। उसको लगता है कि वो लिखेगा दोबारा तो वो उतना प्रभावी नहीं होगा जो उसने पहले लिख दिया है। वो उससे कमतर होगा। अच्छा। इस चक्कर में वो लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अच्छा। और वो अंतराल, वो राइटर्स ब्लॉक बढ़ता ही चला जाता है। फिर एंड में क्या होता है, किसी दिन, जिस दिन या तो वो बहुत ज़्यादा फील करके आया होता है या उसने कुछ ऐसा देख लिया होता, पढ़ लिया होता, कुछ कौंध गया होता है, वो वापस टेबल पे आता है और फिर वो वापस लिखना शुरू करता है। बीच में हो सकता है ट्रांजिशन फेज थोड़ा सा बुरे राइटिंग के साथ निकले, फिर वो अपनी रिदम एक बार पकड़ लेता है, देन इट्स लाइक ओके। सो अगर केवल वन वर्ड में आंसर देना हो कि लिखने के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, रिसर्च या फीलिंग? फीलिंग ऑफ कोर्स। ओके। और जो राइटर्स हमें सुन रहे हैं, जो एस्पायरिंग राइटर्स हैं, उनको आप क्या कहेंगे कि फीलिंग्स तो बहुत हैं, वर्ड्स कम हैं, तो क्या किया जाए? इसका एक थोड़ा सा मिड शॉर्ट जवाब दे दूं? जी। देखिए, राइटिंग इज लाइक अ लाई इज इक्वल टू ई। इफ आई हैव टू एक्सप्लेन दिस, देन एल स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज। लेकिन अगर सिर्फ लैंग्वेज ही राइटिंग होती तो शायद सबसे अच्छे राइटर्स हिंदी और इंग्लिश के टीचर्स होते। राइट। देन आई स्टैंड्स फॉर इमेजिनेशन। अगर इमेजिनेशन ही राइटिंग होती तो शायद सबसे अच्छे जो राइटर्स होते वो आर्किटेक्ट्स होते, पेंटर्स होते। राइट। लेकिन ऐसा भी नहीं है। देन ई स्टैंड्स फॉर एंटरटेनमेंट, इमोशंस। ओके। तो अगर सब कुछ ही भाव होता तो सबसे अच्छे राइटर्स एक्टर्स होते। ऐसा भी नहीं है। तो लाए तो यहाँ खत्म हो गया। अच्छा। अब इज इक्वल टू ई। लाए वो सारा कॉम्बिनेशन है जैसे आटे में नमक। अच्छा। क्या लैंग्वेज, कितना लैंग्वेज रहेगी, कितना इमेजिनेशन रहेगी, कितना इमोशन रहेंगे, वो वाली बात है, उसका मिक्सचर है। हाँ। वो आपका लेखन है। हाँ, वो आपका लेखन है। इज इक्वल टू ई, एंटरटेनमेंट, ब्रैकेट में रस। अच्छा। वो पाठक के लिए है, रस आ रहा है कि नहीं। जो आपने लिखा, लाए में जो आपने झूठ बोला यहाँ पे, लाए किया, उससे उसको रस आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर उसको रस की प्राप्ति हो रही है तो आपका लेखन सफल है, आप सक्सेसफुल हैं, आप अच्छा लिख रहे हैं। ये राइटिंग है मेरे अकॉर्डिंग। बिल्कुल। अच्छा, ये तो आपने बता दिया। हमने बात की क्रिएटिविटी की, कला की, लिखते कैसे हैं, क्या प्रोसेस है और किस वजह से लिखते हैं, क्या इन्फ्लुएंस होता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की। अब बात करते हैं समाज के प्रति जिम्मेदारी की। Whenever you write, do you have some social responsibility or you just write for your fulfillment? और ऐसा कहा जाता है कि जो राइटिंग का प्रोफेशन होता है वो फिनेंशियली अबंडेंस वाला तो होता नहीं है। तो जब फिनेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे हैं और फिर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभा सकते हैं? मतलब दैट्स व्हाट आई फील। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब मुझे फाइनेंसेस नहीं मिल रहे हैं, मैं ये काम तब कर रहा हूँ जब मैं इसके लिए पैशनेट हूँ, तो फिर भी क्या मैं सामाजिक जिम्मेदारी निभा सकता हूँ? अपनी राइटिंग के जरिए निभाना चाहता हूँ। एक सवाल में बहुत सारे सवाल पूछ लिया आपने। देखिए, जहाँ तक सोशल राइटिंग या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, मैं समसामयिक विषयों पे बहुत कम लिखता हूँ। कहीं कुछ हो गया, दंगा फसाद, कहीं कुछ बुरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं तुरंत लेके कलम लेके नहीं बैठ जाता। अच्छा। मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं राइटर हूँ। अच्छा। मैं अपने मन का लिखता हूँ, मेरा एक लिखने का तरीका है। ये एक बात हो गई जी। दूसरी बात, इसमें पैसा नहीं है, एग्री।
अगर आप रॉयल्टी बेस्ड राइटर हैं कि आपकी किताब बिकेगी, आपको रॉयल्टी मिलेगी, उससे आप अपना घर चलाएंगे, तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन लिखने की कौन सी विधा से आप, कौन सी स्ट्रीम से आप अटैच्ड हैं। अच्छा। क्योंकि आजकल लिखना सिर्फ वो नहीं है कि नॉवल आएगा और उसके बाद आपको पैसे हो रहे हैं, यू नो, रॉयल्टी आ रही है। आजकल लिखना बहुत तरह से होता है। कंटेंट राइटिंग इज ऑल्सो अ पार्ट। हो सकता है आप OTT के लिए लिख रहे हो सकता है आप किसी पॉडकास्ट के लिए लिख रहे हो सकता है आप किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म के लिए लिख रहे हो, उनमें पैसा है। अच्छा। वो स्वांत सुखाए नहीं है, हाँ। खुद के सुख के लिए नहीं है, वो राइटिंग दूसरों के सुख के लिए है। अच्छा। हाँ, तो ये सेकंड बात का आपकी जवाब है। फिर एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, वो एंटरटेनिंग या एंटरटेनमेंट लिखते हुए भी दी जा सकती है, फिक्शन लिखते हुए भी दी जा सकती है। लाइक मेरी बुक्स के अंदर ग्रेटर गुड को मैं कंसीडर करता हूँ। अच्छा। कि जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ वो मैं क्या एक छोटे से दायरे में देना चाह रहा हूँ, फॉर अ वेरी स्मॉलर TG, लाइक लेट्स से अ बॉय इन लव, या फिर मैं एक पूरी सोसाइटी को देना चाह रहा हूँ, जिससे वो मैसेज पूरी सोसाइटी में जाए। जैसे हिम्मत की लाली की बात करें तो उसका एंड ऐसा है जो लोगों को पढ़ के लास्ट में जाके शायद शॉक देगा। अच्छा। लेकिन उसमें एक हिडन मैसेज ऐसा है जो लोगों को ये चेताएगा, ये बार बार बताएगा कि प्यार में जाति का क्या काम। तो वो देने का तरीका होता है। आप मीडियम वही है, आप कैसे दे रहे हैं, ट्रीटमेंट क्या है, वो उस पर डिपेंड करता है। राइट। अच्छा, अब जब हमने सारी बातें कर ली हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका जो ऐसा कुछ लिखा हुआ जो आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे, और अगर उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो। लिखा हुआ तो यही है, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़ें। Amazon, Flipkart, जहाँ जाके वो पढ़ सकते हैं उसको पढ़ें। अच्छा। इससे ब्यूटीफुल फीलिंग एक राइटर के लिए होती नहीं है जब उसको कहीं से फीडबैक मिलता है। अच्छा। हाँ। ऐसा नहीं होता कि हमारी 100 किताब बिक जाए या 1000 किताब बिक जाए या 10,000 किताब बिक जाए तो खुशी मिलती है। उन 100 चाहे 10 बिके, लेकिन कहीं से एक फीडबैक, एक ईमेल, एक समीक्षा, जब वो टैग होती है तो उसको पढ़ के ज्यादा खुशी मिलती है कि हाँ, बहुत खुशी मिलती है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं तो एक नौसिखिया हूँ और मैं पोइट्री लिख रही हूँ कई सालों से जी। तो जितने भी मेरे करीबी लोग हैं वो मुझसे दुखी हैं क्योंकि मैं ज़बरदस्ती फीडबैक लेती हूँ उन्हें ज़बरदस्ती सुना के। तो ये मेरे साथ होता है, तो मैं समझ सकती हूँ कि तो फीडबैक जो है। एक पोइट्री हमें भी सुना दीजिए, तब तक हम भी अपना कुछ ढूंढ लेंगे। मैं बिल्कुल सुनाऊंगी, लेकिन ये तो आपका पॉडकास्ट है, आप गेस्ट हैं और आप हमें सुनाएं, हमारे लिसनर्स जो आपको सुनना चाहते हैं। मुझे लगा आज के लिए हम पार्टनर्स इन क्राइम हैं। चलिए मैं देखता हूँ मैं आपको क्या सुना सकता हूँ। जी जी। जहाँ तक रही आपने सामाजिक सराकारों की भी बात की थी, तो वो भी देख सकते हैं। और चूंकि पूरी कहानी तो यहाँ सुनाई दी नहीं जा सकती, समय नहीं है उतना। जी जी। तो कुछ हल्का फुल्का मैं आपको सुना दूंगा जी। इसको कहते हैं, ये स्पोकन वर्ड पोइट्री है। अच्छा। भूखे आदमी की फिक्र। अच्छा। मट्टी पानी क्यों सोखती है? यदि तुम मट्टी उसी वक्त खोदते चले जाओगे तो तुम भी उतरते चले जाओगे अपने प्रश्न में और गहरे से। सोचो तल में उतरने के बाद वहां पानी क्या करता होगा? एक और पानी की तलाश शायद, वरना वो अकेला पड़ जाएगा और साथ सबको चाहिए। तो क्या पानी अपने साथी को आजाद कर बाहर लाने के लिए जमीन में उतरता चला जाता है? पता नहीं, मैंने कभी किसी और की आजादी की इतनी फिक्र नहीं की। मेरे लिए कभी किसी का पानी आंखों से उतरकर मिट्टी में नहीं समाया। अगर समाया होता तो मैं उसे ढूंढ लेता हर उस कण में जहां उसके मिलने की उम्मीद होती, और उसे बाहर खींचने में त्याग देता अपनी भी आंख का खारा पानी। क्या समंदर भी ऐसे ही बने हैं? उन्हें भरते हुए कितने लोगों ने ढूंढना चाहा होगा उनकी चाहत में बहे आंसुओं को, और क्या पता कितनों को मिल भी गए हों और वे आपस में जुड़ गए हों। क्या दो आंसुओं में से एक को ढूंढकर अलग किया जा सकता है?
और ये भी कैसे पता लगे कि वो दाईं आंख का है या बाईं आंख का। अगर तुम्हें मेरी बात संजीदा लग रही है तो तुम हंस सकते हो ठीक मेरे मुंह पर। ऐसे हंसो कि हंसते हंसते तुम्हारा रोना निकल पड़े। इतना हंसो कि पेट में मरोड़े उठ जाएं और आंखें खुद ब खुद टपकने लगे और तुम्हारी जिंदगी से खुशी को आजाद कर दें। आजकल वैसे भी मुझे खुशी में रोते लोग दिखते नहीं। ये अलबत्ता कुछ ऐसा हो गया है जैसे भूत देख लेना। अगर कोई खुशी के आंसू बहाता दिख जाता है तो उसे पागल करार दिया जा सकता है। शायद उसे गोली भी मारी जा सकती है, हंसने वालों की तरफ से उनका राज उगल देने की वजह से। मैं हंसने और रोने के बीच फंस गया हूं और मेरे पैर तले की जमीन धंस रही है। मेरे चारों ओर दलदल है जिसमें फंसे आधे लोग हंस रहे हैं और आधे रो रहे हैं। कहीं दूर से औरतें आ रही हैं अपने सिरों पर मटकियां रखे। वे भरेंगी इस उथले दलदल से कुछ आंसू और कुछ हंसी और उससे पकाएंगी रात की रोटी, जो मर्द के पेट में जाकर करेगी जादू और वह मर्द अंततः मुस्कुराएगा। क्या बात है। आपने बिल्कुल एक जगह से शुरू किया, फिर समंदर तक लेकर चले गए, फिर आंसू और फिर रोटी तक ये सिलसिला आता चला गया। बहुत ही खूबसूरत। इसके पीछे कोई प्रेरणा थी जो आपने लिखा है? बोर हो गया हूँ लिखते लिखते अपना नॉर्मल, तो मैं स्पोकन वर्ड पे आ गया। प्रेरणा नहीं होती, बस आ जाता है। अच्छा, शुरू हो जाता है। तो ये सबसे अच्छी बात जो इस पॉडकास्ट में पता चली कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई इंस्पिरेशन हो, आपकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अगर आप में पैशन है लिखने का, अगर आप में वो फीलिंग है, वो अनुभूति है, आप कागज़ पे शब्दों के चित्र उकेरना चाहते हैं और वो चित्र जो दूसरों को भी उतने ही खूबसूरत लगें, जिन आँखों से आपने उन्हें देखा है, उन आँखों से वो लोग भी उसे देख पाएँ और महसूस कर पाएँ, तो आप एक राइटर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे इस पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए। पॉडकास्ट चेतना में आज आपने बहुत सारे एस्पायरिंग राइटर्स की चेतना को जगाने की कोशिश की है अपने शब्दों के द्वारा। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 90.4 रेडियो 7 का ये कभी हम भी बोला करते थे सदा आपके साथ, तो मुझे याद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक पूरा कहूँगा कि एक चक्र घूम गया आंखों के सामने और आपने इतनी खूबसूरत बातें करी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। आज हमारे रोटरी क्लब जयपुर गुरुकुल के पॉडकास्ट चेतना में हमारे साथ शरीक हुए मिस्टर लोकेश गुलियानी, जो एक ऑथर हैं, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, कहानी संग्रह लिख चुके हैं, उपन्यास लिख चुके हैं और उनका जो एक सबसे बड़ा संदेश हमको मिला और आई थिंक आप तक भी पहुंचा होगा अगर आपने पूरा पॉडकास्ट सुना है, तो वो ये है कि आप किसी भी नियम में, किसी भी राह में, किसी भी मार्ग में या दायरों में मत बंधिए। अगर आपको लिखना है तो बस लिखना शुरू कर दीजिए, जो मन करे वो कीजिए और आप लिख पाएंगे। मैं हूँ शिल्पी और इस पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपसे इसी तरह आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे गेस्ट लेकर मुलाकात करती रहूँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।